वजह से रुक के कहीं चली गई है, आ ही नहीं रही है। कौन? इट्स मी। अरमान, तुम? मुझे लग रहा था तुम जाग रही हो। अब ये पी लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। थैंक्स। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी। बात क्या करूं रूही? मैं तुम्हारा दर्द साफ साफ देख सकता हूं। घर एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती है। जिससे आप प्यार करते हो, आप उससे दिल की हर फीलिंग शेयर करते हो। उस शख्स से आपको घर वाली फीलिंग आती है, और किस्मत ने तुमसे फीलिंग छीन ली है। तुम्हारी जिंदगी में काफी खालीपन आ गया है ना। तुम्हारा वो खालीपन मैं दूर करूंगा। मैं दक्ष को बाप का प्यार दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। रोहित को तो मैं नहीं रोक पा रही। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं डूब रही हूँ अरमान, प्लीज हेल्प मी। ये अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। तुम कह रही है ये कैसा सपना था? तुम कह रही है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सारे सपने आपके थॉट्स के रिफ्लेक्शन नहीं होते। कुछ सपने ना बिल्कुल बेतुके होते हैं, और ये सपना भी बिल्कुल वैसा ही था। बेतुका, बेमतलब का, बेसर पैदा सपना था। कुछ मतलब नहीं था इस सपने का। रूही, रूही तुम ठीक हो ना? मैं कोई काम था? वो मैं ये पानी देने आया था, तुम ये पी लो, उसके बाद हम तीनों ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। रूही, तुम पक्का ठीक हो ना? नहीं, आई मीन हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे अभी और सोना है। मैं ब्रेकफास्ट बाद में रूम में मंगवा लूंगी। तुम अभीरा के साथ जाओ। ओके, अगर इनकेस मन बदल जाए तो प्लीज जॉइन अस। ओके, बाय। ये क्या नई आफत शुरू हो गई है? बाकी की ट्रिप कैसे कटेगी? पता नहीं उन तीनों का बेबी मून कैसा चल रहा होगा। अच्छा ही चल रहा होगा जेठानी सा, नहीं तो अभी तक तीनों वापस लौट आते। बहुत टाइम के बाद तीनों खुश है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मनीषा। वैसे पिछले कुछ महीनों से हमारी रूही रोती चली जा रही है। उसकी चिंता तो मुझे सता ही रही है, और साथ में पोकी का ख्याल भी मुझे परेशान कर रहा है। वैसे उन तीनों ने इस ट्रिप में जाके मुझे लगता है कि सही किया है। हाँ भाभी साहब, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पोकी की कोशिश करें। और ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए जेठानी सा, इसलिए आज आप हमारे साथ बाहर चलेंगे। नहीं मनीषा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम सुनिए ना, हम तो पाठ के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। प्लीज जब से आपको अच्छा लगेगा चलिए आ जाइए सर, थोड़ी देर। भाभी साहब मैं नहीं जा सकती। ये चारों इतना हंस के किससे बात कर रही है? अच्छा बाबा, कह रही हूँ मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अब खुश? अब राधिका, तुझे भी ना बच्चों की तरह मनाना पड़ता है। अब मैंने अनन्या और श्रेया को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज हम कॉफी पे मिल रहे हैं। ओके? मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो मुझे लेट हो जाएगा। बाय। मुझे ऐसे क्यों लगा कि चारों किसी लड़के से बात कर रही है? नो चीटिंग। हाँ, जैसे तुम तो कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस बना रही हो ना।
बहुत नादान हो तुम खड़ूसमान। अभी बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। जैसे कि मसूरी में मुझे पिकासो की भतीजी कहकर बुलाया करते थे। वाह, हल्क तुम्हारा कजन है, पिकासो तुम्हारे चाचा जी है। यार तुम्हारे तो सारे रिलेटिव्स फेमस हैं। अरे बस बस, अब क्या ही बताऊं। ये बताओ आज सुबह से तुम्हारा फोन कैसे नहीं बजा? ना चारू का सुबह से फोन आया, ना क्लाइंट ने किसी ने फोन किया। हाउ कम? देखो मैंने तो सबको कह दिया है कि मैं आई हूँ अपने बेबी मून पर, तो डू नॉट डिस्टर्ब। मैं तो इनफैक्ट अपना फोन भी रूम में छोड़ कर आई। गुड, कम से कम एक दिन तो तुम्हें कंप्लीट छुट्टी मिली। अरे छुट्टी तो तुम्हारी होने वाली है जब तुम मेरी ये ड्राइंग देखोगे तो एक काम करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं और एक साथ दिखाते हैं, ठीक है? ओके 1 2 3। ये तुमने मेरी ड्राइंग बनाई है। इसकी नाक कितनी बड़ी है पकौड़े की तरह, और गाल में क्या हवा भर रखी है। और तुमने अपनी ड्राइंग देखी है? ऐसा लग रहा है आंख बंद करके किसी ने कागज पे पेंसिल चला दी हो बस। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पिकासो चाचू जी अगर तुम्हारी पीस ऑफ आर्ट देख लेते ना तो संन्यास ले लेते पेंटिंग से। प्लीज हाँ, सेम टू सेम ही तो है। ऐसे ड्राइंग नहीं लग रही है, लग रहा है जैसे तुम आईना देख रहे हो। शट अप यार, यू शट अप। तुम्हें ना आर्ट की समझ ही नहीं है। अगर बंदर को भी पेंसिल पकड़ा दी होती ना तो तुमसे बेहतर ड्राइंग बना लेती। हाँ, बंदर को पकड़ाई थी ना पेंसिल पर, ये बेहतर ड्राइंग नहीं बना पाया। बंदर खबरदार जो मेरी ड्राइंग को कुछ कहा तो। कह नहीं सकता, मारती मुझे, कर तो सकता हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैं पिछली बार इतना कब हंसी थी। स्वेयर मैं भी। मंकी की ड्राइंग का तो नहीं पता, पर बेबी मून का आइडिया बेस्ट था। थैंक यू सो मच। रूही, मुझे लगता है वो कल की बात से थोड़ी नाराज होगी। एक बार तो अटकलें क्या लगानी है? तुम एक काम करो ना, मेरे फोन से उसको फोन कर लो। रोहित, वो बस एक सपना था और सपनों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है ना। पर तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ और वो है अरमान। उससे फोन काट दिया। तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, रूम में चलते हैं, उससे वहीं बात कर लेते हैं। लेट्स गो। ये मैंने क्या किया? मैंने अरमान का फोन क्यों काट दिया? वो कहीं चेक करने में ठीक हो या नहीं, यहाँ आ गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं उस सपने के बाद उसको फेस नहीं कर सकती हूँ। मैं हेलो, हाय रूही। वो मैं और अरमान गार्डन एरिया में है। तुम्हें थोड़ी देर आना है क्या? बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी देर और आराम करना चाहती हूँ। आर यू श्योर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम ही काम करते हैं, हम आते हैं तुमसे मिलने के लिए। नहीं, मेरा मतलब है तुम मत आओ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। एंड प्लीज तुम दोनों एंजॉय करो, हैव फन, ओके? बाय। वो ठीक है, सिर्फ बोल रही थी कि उसे थोड़ा और रेस्ट करना है। उसे रेस्ट करने दो, लेट हर बी। कब तक इन दोनों से छुपती रहूंगी? सब कुछ सॉर्टेड था, हम दोनों कितने खुश थे। तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए तुम रोहित? क्या हुआ अभी? उसका ने क्यारा थी। उसने हमें देख तो नहीं लिया? नहीं, पर मुझे लगा कि वो बड़ी माँ और चाची माँ के साथ शॉपिंग करने आई है। वो क्या बहाना बना के आई थी क्या? कल भी घर में इतनी लेट आई। गाड़ी क्यों रोकी चारू? अब वो गलती से रुक गए। क्या बात है चारू? मेरे दिल में अभी के लिए इतना सारा और इतना सच्चा प्यार है ना कि उसके हारने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब देखना एंड में मेरा ही प्यार जीतेगा। बात यह है कि मुझे क्यारा की चिंता होती है अभी। कॉलेज के बाद उसे जॉब बिजनेस कुछ तो करना चाहिए था ना। पहले वो ये सब मुझसे डिस्कस करती थी, पर अब तो ऑब्वियसली वो मुझसे हाई हेलो तक भी नहीं करती। अब तो उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है, सम्राट। उसी से सारी बातें शेयर करती है। सम्राट? इस नाम का उसका कोई दोस्त नहीं अभी? क्या? पर उसने तो मुझे बताया था कि उसका कॉलेज का फ्रेंड है वो। चारू प्लीज उससे बात करो, आखिर पता तो चले ये लड़का कौन है जिसे तुम भी नहीं जानती। चारू, 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 अब तुम रो क्यों रही हो? तुम क्यारा की थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हो तो मुझे जेलसी हो रही है अपनी ही बहन से। भगवान मेरे जैसी बहन ना किसी को भी ना दे। स्टॉप इट चारू, स्टॉप इट। जिस इंसान को दूसरों के लिए बुरा लगता है वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी हो, तभी तो देखो
कियारा के लिए कैसे रो रही हो? रो ही सकती हूँ अभी, रोने के अलावा मुझसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ना मुझ में कियारा को सच बताने की हिम्मत है और ना तुम्हें छोड़ने की। हम तीनों की गुनहगार किस्मत है चारू, इसलिए बार बार खुद को ब्लेम करना बंद करो। और एक बात जान लो, तुम्हें किसी से जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कियारा को उस नजर से कभी देख ही नहीं सकता, तो मुझे उससे कभी प्यार नहीं होगा, कभी नहीं। ये तो अबीर है। ये लड़की तो कियारा जैसी नहीं दिख रही है। ये अबीर मेरी बच्ची को धोखा दे रहा है क्या? देखो मुझे गिफ्ट शॉप में क्या मिला, ये क्यूट लिटिल ग्लव। कितने छोटे हैं। I swear, हम विंटर में उसे ये पहनाएंगे। पुकी के हाथ में क्यूट लिटिल हैंड्स में इतना क्यूट लगेगा। पुकी, आप सुन रहे हो? प्लीज जल्दी आ जाओ ना, मैं आपसे मिलने के लिए वेट नहीं कर रही, मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और पापा की भी नहीं। अभी हम कितने लकी है ना। I swear, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अरमान। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके आने में तो अभी इतने सारे महीने बाकी है, मैं इस एक्साइटमेंट का क्या करूँ? आइडिया। वेरी गुड आइडिया। मैं घर पे कॉल करती हूँ, अब सबसे बात करूंगी, गप्पे मारूंगी तो अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। परफेक्ट है। हाय बड़ी माँ, आप कैसी हैं? दक्षु कैसा है? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं अभी से बाहर घुमाने ही ले जा रही थी। मैं घर आके तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? चल बाय। ओके बाय। माँ को फोन करती हूँ। हेलो। हाय माँ। हेलो रूही। हेलो रूही। माँ, हेलो, आवाज आ रही है? आप कहीं बाहर है क्या? इतना शोर क्यों आ रहा है? बेटा मैं सत्संग में आई हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ काम है क्या? नहीं, मैंने बस ऐसे ही फोन किया था। अब मैं घर जाके फोन करती हूँ तुम्हें। हाँ, ठीक है? ओके। ओके। किसे कॉल करूँ? पिल्ला बॉय को फोन करती हूँ, उसके पास मेरे लिए टाइम है। हाँ बोल। अभी मैं ये कियारा की आवाज थी? हाँ कियारा थी। तुम बताओ तुम्हारी ट्रिप कैसे चल रही है? अरे सब ठीक है। तू सुन ना, एक बार कियारा को फोन देना, मुझे उससे एक बात करनी थी। वो किसी और के साथ कॉल पर बिजी है, तो जैसे फ्री होगी तो मैं बोलता हूँ ना तुझे कॉल बैक करने को, ठीक है? तुम अपना बेबी मून एंजॉय करो। बाय। टाटा टाटा बाय 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 बाय। अब फिर हम कब तक सबसे झूठ बोलते रहेंगे? किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं क्या करूं? कब तक इस रूम में बैठी रहूंगी? ये लो और पूकी को लेटर लिखो। तुम कह रही थी ना तुम पूकी से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हो, तो अपना सारा एक्साइटमेंट इस लेटर में निकाल दो। तुम्हें फील हो रहा था ना कि पूकी तुम्हें पहचानता नहीं है, तो इस लेटर के थ्रू पूकी से जान पहचान करो। ओके, तो मैं लिखती हूँ। एक्साइटेड है। मैंने तो उसे बताया ही नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ। और मैं पापा। हम फुल एफर्ट करेंगे कि हम आपके लिए बेस्ट पेरेंट्स बन सके। अब सबसे जरूरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ऐसे तो दुनिया में किसी ने भी भगवान जी को नहीं देखा है, लेकिन आप हमारे पास आने वाले हो, ये इस बात का प्रूफ है कि भगवान जी हैं। थोड़ी बिजी है पर है। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मुसीबतों के बाद आप फाइनली हमें मिलने वाले हो। आपको पता है हमारी फैमिली में ना बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी तो आप फिलहाल सिर्फ अपनी रूही मासी को जानती। वो ना होती तो आप भी हमें नहीं मिलते। क्या वो? आर यू श्योर तुम पूकी को रूही के बारे में इस लेटर के थ्रू बताना चाहती हो? ये लेटर तो वो तब पढ़ेगा ना जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा। मैं तो उसे डे 1 से बताने वाली हूँ कि रूही की वजह से ही वो हमारे पास आया है। मैं चाहती हूँ कि पूकी रूही को अच्छे से जाने, उसे खूब सारा प्यार करे, और पूकी की गिगल्स, उसकी हंसी, उसकी स्माइल की वजह से रूही का अकेलापन थोड़ा सा कम हो जाए। रूही बहुत लकी है कि तुम उसकी बहन हो। मुझे लाइफ अरमान को अवॉइड कर नहीं सकती, मुझे उसे और अबीरा को फेस करना ही होगा।
विश हम इस ट्रिप पे आए ही ना होते। अब तुम अकेली नहीं हो, पर मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं फिर से उस सपने के बारे में क्यों सोच रही हूँ? कुछ हो क्या गया है? क्या प्रॉब्लम है मेरी? रूही, रूही, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? बोलो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। और ये शीशा कैसे टूट गया? अरमान, तुम प्लीज किसी को फोन करके बोलो कांच हटाने के लिए, कहीं किसी के पाँव में ना लग जाए। रूही, अच्छा हुआ जो तुम बाहर आ गई। आज गार्डन में मूवी स्क्रीनिंग होने वाली है, तो मैंने उनसे बोल दिया तुम्हारे लिए भी कंफर्टेबल सा सोफा लगा दे, तुम भी हमारे साथ बैठकर आराम से मूवी देखनी। मुझे मूवी नहीं देखनी है। अरे पर तुमने तो अमीरा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे मूवी नहीं देखनी, प्लीज। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूही, रूही, एक सेकंड। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारी चप्पल में अटक रहा है। मैं ठीक हूँ। अरे तुम झुको मत, मैं करता हूँ। अरमान, अरमान प्लीज, अरमान। अरे 1 मिनट, मैं कर रहा हूँ ना। अरमान प्लीज हटो, अरमान, अरमान प्लीज प्लीज हटो। सेकंड, अरमान, मैंने कहा हटो। Are you okay? फिर मैंने कुछ गलत किया क्या? आई एम श्योर कोई तो बात है जो रूही को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ उससे। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल बातें करेंगे भाई, वो ढेर सारी बातें। ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम्हारे फॉर्मल अटायर के साथ मैच नहीं कर रहे बेटा? पर रूही के जूतों के साथ तो मैच कर रहे हैं ना। मतलब बुकी को इस दुनिया में लाने के लिए रूही छोटे बड़े हर तरह के सैक्रिफाइसेस कर रही है माँ। तो बस मैंने सोचा कि उसे कंपनी देने के लिए मैं भी हील्स नहीं पहनूं। तुमने खुद ही तो कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे नमस्कार। विजयनगर में गंगू नाम का व्यक्ति रहते था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनुष्य और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेवराय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनुष्य व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा कि पहले वो यह देखना कहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को राजा ने अपनी सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनको सामने लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को महाराज कृष्णदेवराय के समक्ष पेश किया। महाराज कृष्णदेवराय जिस कमरे में सोते थे उसी में गंगू के लिए भी बिस्तर लगवाया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वो इतने व्यस्त रहे कि उन्होंने खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेवराय को यह यकीन हो गया यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा।
गुस्से में राजा कृष्णदेव राय ने गंगू को फांसी पर टांगने का आदेश दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल गंगू को फांसी दी जाएगी। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो वो सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुँचे। तेनालीराम को देखकर गंगू रोने लगा और तेनालीराम को पूरी बात बतलाई। तेनालीराम ने गंगू को सांत्वना देते हुए उससे कहा कि जैसा वो कहे गंगू को वैसा ही करना होगा। गंगू को भी तेनालीराम की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जानी थी तभी गंगू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, यह मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेव राय से गंगू की अंतिम इच्छा बतलाई। महाराज कृष्णदेव राय गंगू की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास गए और बोले, बतलाओ गंगू, तुम्हें क्या बतलाना है? गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा मनुष्य है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। महाराज कृष्णदेव राय ने बड़े आश्चर्य से गंगू से पूछा, गंगू, बतलाओ, वह मनुष्य व्यक्ति कौन है? गंगू बोला, महाराज, वह मनुष्य व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का राजा अर्थात आप खुद हैं। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, जानते हो गंगू, तुम क्या बोल रहे हो? इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गंगू बोला, महाराज, मुझे मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या? यह तो आप मुझे दे ही चुके हैं। कृपया आप मेरी विनती सुन लें। इसके बाद आप जो भी दंड करेंगे या देंगे वह मुझे आनंद से स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ और बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला। तब आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्युदंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सज़ा मिल गई। मतलब आप मुझसे भी ज़्यादा मनुष्य हुए। महाराज कृष्णदेव राय को पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। गंगू को अपने पास बुलाकर पूछा, गंगू, यह विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? गंगू बोला, मुझे तेनालीराम ने यह सब करने की सलाह दी थी। महाराज कृष्णदेव राय ने गंगू को बहुत सारा धन देकर विदा किया और तेनालीराम को बुलाकर उसका धन्यवाद दिया कि उनके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथ से एक बहुत बड़ा पाप होने से बचा।
एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे ऊंचा जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर काले बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। इस पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू न सिर्फ चतुर था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसके बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वो हर दिन जामुन खाता था, नदी के किनारे बैठकर मछलियों को देखता और अपने दिन का आनंद लेता था। लेकिन उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू दिखने में भोला भाला था, लेकिन उसका मन लालच और चालबाजी से भरा था। चिंटू और भोलू की दोस्ती का आरंभ। एक दिन भोलू ने चिंटू को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। चिंटू एक जामुन तोड़कर बड़े मज़े से खा रहा था। भोलू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस बंदर से दोस्ती कर लूँ तो रोज़ मुझे जामुन मिलेंगे। उसने चिंटू को आवाज़ लगाई, ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। चिंटू ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम चिंटू हो और तुम कौन हो? नदी के राजा। भोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भोलू हूँ, इस नदी का मगरमच्छ। चलो दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार की सैर कराऊंगा। चिंटू को भोलू की बातों में कुछ शक हुआ। उसने सोचा, यह पंचतंत्र की कहानी जैसा लग रहा है, जहाँ चालाकी और धोखा छिपा होता है। फिर भी उसने भोलू को परखने के लिए एक जामुन नीचे फेंक दिया। भोलू ने उसे खाया और ज़ोर से तारीफ की, वह ऐसा स्वादिष्ट जामुन मैंने कभी नहीं खाया। तुम सच में मेरे दोस्त बनने के लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर दिन चिंटू भोलू को जामुन देता और भोलू उसे अपने पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाता। वहाँ चिंटू को नए नए फल, रंग बिरंगे पक्षी और जंगल की खूबसूरती देखने को मिलती। लेकिन चिंटू हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि उसे पता था कि पंचतंत्र की कहानी में दोस्ती के पीछे अक्सर कोई न कोई चाल होती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन भोलू की पत्नी, जिसका नाम गंगा था, उसने पूछा, ये जामुन तुम हर दिन कहाँ से लाती हो? भोलू ने सारी बात बताई कि कैसे वह चिंटू से जामुन लेता है। गंगा की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा, अगर यह बंदर इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इससे मेरे लिए पकड़ लाओ। भोलू पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, गंगा, यह पंचतंत्र कहानी का हिस्सा हो सकता है। चिंटू मेरा दोस्त है, उसे मारना ठीक नहीं। लेकिन गंगा ने उसे बार बार उकसाया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका दिल लाओ। आखिरकार भोलू गंगा की बातों में आ गया। अगले दिन भोलू चिंटू के पास गया और बोला, दोस्त, आज मेरी पत्नी गंगा तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे लिए खास मछली पकाएगी। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चिंटू को भोलू की आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा। चिंटू को भोलू की आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा, यह पंचतंत्र की कहानी का ट्विस्ट हो सकता है। फिर भी भोलू की पीठ पर बैठ गया। जैसे वो नदी के बीच पहुंचा,
भोलू ने हंसते हुए कहा, चिंटू सच तो यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब तुम बच नहीं सकते। यह सुनकर चिंटू के होश उड़ गए। नदी का पानी ठंडा था और भोलू के दांत उसकी पीठ के पास चमक रहे थे। लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिमाग लगाया और हंसते हुए कहा, अरे भोलू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेट पर ही छूट गया है। मैं उसे जामुन के साथ रखता हूँ ताकि वह मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं उसे ले आता हूँ। भोलू को चिंटू की बात सच लगी। उसने सोचा कि यह पंचतंत्र की कहानी में सचमुच एक नया मोड़ है। वह तुरंत किनारे की ओर मुड़ा। जैसे ही वे किनारे पर पहुँचे, चिंटू तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाया, भोलू, तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ दूंगा? तुम्हारी चाल समझ में आ गई थी। अब कभी मेरे पास मत आना। चिंटू की चतुराई ने उसे संकट से बाहर निकाला। भोलू को अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया और वह जोर जोर से दहाड़ा। लेकिन चिंटू पेड़ की ऊंची डाल पर सुरक्षित था। चिंटू ने ऊपर से कुछ जामुन फेंके और कहा, ये लो, आखिरी बार जामुन खा लो हो। लालच भोलू सबक है कि लालच हमेशा हारता है। भोलू चुपचाप जामुन खाकर नदी में वापस चला गया। कई दिन बीत गए। भोलू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैं चिंटू को फिर से फंसाऊंगा। एक दिन वह फिर से चिंटू के पास गया। इस बार उसने उदास चेहरा बनाया और कहा, चिंटू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। गंगा भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। मेरे साथ चलो, इस बार कोई चाल नहीं। चिंटू ने भोलू की बात सुनी, लेकिन उसका भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, कहानी हमें सिखाती है कि धोखे की दोस्ती कभी सच नहीं होती। तुमने एक बार मुझे धोखा देने की कोशिश की, अब दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। अश्वत्थामा के गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी पहचान एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में बनी। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ते हुए अपनी वीरता दिखाई, लेकिन जब पांडवों ने छल से उनके पिता द्रोण की हत्या की तो अश्वत्थामा के मन में बदले की आग भड़क गई। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने रात के अंधेरों में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी। इस क्रूर कृत्य से भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अमर तो रहेगा, लेकिन उसे अनंत काल तक असह्य पीड़ा सहनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने उसे माथे की मणि छीन ली, जिसके कारण उसका घाव कभी नहीं भरता। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जंगलों और सुनसान स्थानों में भटकते हैं। 7 चिरंजीवियों में उनकी कहानी साहस और नैतिक पतन के बीच की एक महेंद्रका को दर्शाती है। राजा बलि असुरों के महान राजा थे, जो अपनी उदारता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनके शासन में असुरों की समृद्धि अपने चरण में थी।
उनकी कीर्ति इतनी फैली थी कि भगवान विष्णु को वामन अवतार ले आना पड़ा। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। वामन ने अपने विराट रूप में 2 पग में स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बलि की निष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। केरल में ओणम पर्व के जरिए उनकी याद आज भी जीवित है, जब वह हर साल अपनी प्रजा से मिलने आए थे। 7 चिरंजीवियों में बलि त्याग और सम्मान के प्रतीक है।